हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन को पढ़ रहे थे। देखिए, हम लोग नवंबर और दिसंबर ये दो महीने का करंट अफेयर्स है 2022 का। इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। इसका ये हमारा पहला पार्ट होगा, ये पार्ट 1 है। तो 2-3 वीडियो में हम लोग नवंबर और दिसंबर 2022 का समाप्त कर देंगे, साथ ही साथ जनवरी 2023 का भी समाप्त हो जाएगा। तो जनवरी 2023, दिसंबर 2022 और नवंबर 2022 ये तीनों करंट अफेयर्स हमारे समाप्त हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग जो अब हमने कहा था कि जो NCERT साइंस है वो हमारा चलेगा, तो NCERT साइंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। तो सबसे पहले हम लोग इस नवंबर दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 इसका करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके बाद हमारा जो एक साल का करंट अफेयर्स है पूरा 2022 ये समाप्त हो जाएगा। इसका PDF इसके पहले अक्टूबर से लेकर जनवरी तक 2022 का करंट अफेयर्स है वो हमारे एडू चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है PDF। आसानी से उसे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस पहले करंट अफेयर्स को। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 जारी हुई। तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 किसने लॉन्च किया? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। तो सिटी कार्य फाइनेंस रैंकिंग 2022 किसने जारी किया? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय का स्टेशन पुनर्विकास अभियान। तो रेल मंत्रालय ने स्टेशन पुनर्विकास अभियान के लिए एक योजना को घोषित किया। इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। तो इम्पोर्टेंट है अमृत भारत स्टेशन योजना। नेक्स्ट है ग्रीन मिथेनॉल। अब ग्रीन मिथेनॉल क्या है? तो इसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किसके किसके भी समझौता हुआ है? भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी NTPC और इटली की मेयर टेक्नीमोट समूह। तो भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी NTPC और इटली की मेयर टेक्नीमोट समूह ने ग्रीन मिथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए समझौता किया। नेक्स्ट है 10 ट्रिलियन डॉलर। ये 10 ट्रिलियन डॉलर क्या है? तो किस वर्ष तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति वाला अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कब तक? वर्ष 2035 तक। तो वर्ष 2035 तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति वाला अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं। और इसके लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया, किसके द्वारा? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिपोर्ट अर्थात CEBR के द्वारा। ये कहाँ की कंपनी है? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2035 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कौन सा? तीसरी। एक बात और कहा गया कि अगले 5 वर्षों में जो भारत की GDP वृद्धि एवरेज रहेगी वो औसतन कितने हो जाएगी? 6.4%। और अगले 9 वर्षों में जो भारत की वार्षिक GDP है वह कितनी रहेगी? 6.5%। तो अगले 9 वर्षों में 6.5%, जबकि अगले 5 वर्षों में जो वार्षिक GDP है भारत की वृद्धि वह 6.4% रहेगी। और इसका कौन सा संस्करण जारी हुआ? तो इसका यह 14वां संस्करण जारी हुआ।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश में। और इसके लिए एक लोगो को लॉन्च किया गया। इसके लोगों को किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मिलकर इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। और यह कौन सा संस्करण जो है, ये 5वां संस्करण है। यह इसका 5वां संस्करण जारी हो रहा है। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 30 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक। तो इसका आयोजन 30 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किसने की? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने, सीबीआईसी ने। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किसने की? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सीबीआईसी ने। नेक्स्ट है, खेल विज्ञान केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? तो खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना कर्नाटक के उडुपी में की गई, कर्नाटक के उडुपी में। इसकी स्थापना किसने की? तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। इसकी स्थापना केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की। इसके लिए कुल कितनी लागत आई? 2700 करोड़ रुपए, 2700 करोड़ रुपए। और इसकी स्थापना 5 बरस के लिए की गई है। कितना? 5 बरस के लिए। नेक्स्ट है, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। तो महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 यह कौन सा संस्करण हुआ? 6ठा संस्करण। कौन सा? 6ठा संस्करण। इसमें भारत की जो निकहत जरीन है, जो तेलंगाना की रहने वाली हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो भारत की निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में, ये बॉक्सिंग नहीं होगा, यहाँ पे वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन होगा। क्या चीज़ होगा? भारोत्तोलन, भारोत्तोलन। तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में आरएसपीबी की अनामिका को पराजित किया। आरएसपीबी का मतलब होता है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। तो निकहत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को, उसी की खिलाड़ी थी अनामिका, उन्हें पराजित किया। यह इसका जो आयोजन हुआ था वह भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजन हुआ था। कब से कब तक? 20 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक। 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? लवलीना बरगोहेन ने। लवलीना बरगोहेन, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था। टीम ट्रॉफी का खिताब किसे मिला? टीम ट्रॉफी का खिताब मिला रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड अर्थात आरएसपीबी को। आरएसपीबी को रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने कुल कितना खिताब जीता? 10 पदक। 48 किलोग्राम भार वर्ग में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? मंजू रानी। मंजू रानी, ये मंजू रानी वर्ष 2019 की विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल की थी। कौन सा पदक? रजत पदक। और इस महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में पहला स्थान पर कौन रही? पहला स्थान पर रहा रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड अर्थात आरएसपीबी। दूसरे नंबर पर रहा मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल कितने पदक जीते? 8 पदक। जबकि तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा। तीसरे स्थान पर कौन रहा? हरियाणा। हरियाणा ने 2 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीते। 77 किलोग्राम टाइटल में किसने जीता?
तो मणिपुर की बॉक्सर, यंग बॉक्सर सनामाचा योकाचोमू ने, सनामाचा योकाचोमू ने, ये यहाँ पे भारोत्तोलक होगा। वीर बाल दिवस 2022 मनाया गया। अब वीर बाल दिवस 2022 कब मनाया गया? 26 दिसंबर 2022 को। तो 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस 2022 मनाया गया। इस दिवस को किसकी याद में मनाने की घोषणा की गई? तो श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्र, 2 पुत्र थे उनके, एक बाबा जोरावर सिंह और दूसरा बाबा फतेह सिंह। तो उन्हीं की शहादत में वीर बाल दिवस 2022 मनाया गया। कब? 26 दिसंबर 2022 को, क्योंकि 26 दिसंबर 2022 को ही इनकी दोनों पुत्रों की हत्या हो गई थी। और इसको मनाने की घोषणा किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस दिवस को मनाने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है S-400 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम। तो S-4 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम, भारत को इस मिसाइल सिस्टम का आपूर्ति करने वाला देश कौन है? रूस है। रूस है। भारत को यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति कब से हो रही है, कब से की जाएगी? तो वर्ष 2023 से। वर्ष 2023 से भारत और रूस के लिए S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए के लिए अनुबंध जारी किया गया। कितने बरस के लिए? तो 3 बरस के लिए। नेक्स्ट है फिजी, जो कि दक्षिणी प्रशांत देश है। तो साउथ पैसिफिक कंट्री अर्थात दक्षिण प्रशांत देश, फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सितिवेनी राबुका। तो दक्षिण प्रशांत देश फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं सितिवेनी राबुका। ये फिजी के कौन से प्रधानमंत्री हैं? 12वें प्रधानमंत्री। कौन? 12वें। ये पीपल्स अलायंस पार्टी के नेता हैं। कौन से पार्टी के? पीपल्स अलायंस पार्टी के। इसके पहले ये 2 बार और प्रधानमंत्री रह चुके हैं फिजी के। कब? एक 1992 में और दूसरा 1999 में। तो 1992 से 1999 तक ये फिजी के प्रधानमंत्री थे और ये दूसरी बार बने हैं। कौन? सितिवेनी राबुका। नेक्स्ट है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 इस किसे घोषित किया गया? अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल को। ये महिला कुश्तीबाज है। महिला कुश्तीबाज है। इन्होंने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली कुश्तीबाज थी। तो ये अंतिम पंघाल अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली कुश्तीबाज हैं। साथ ही साथ इन्होंने अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता था। ये कहाँ के रहने वाली हैं? हरियाणा के हिसार जिले की। हरियाणा के हिसार जिले की। नेक्स्ट है ऑस्कर 2023। ऑस्कर 2023। अब इस ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में किस फिल्म को नामांकित किया गया? द एलिफेंट्स विस्पर्स को। तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में किस फिल्म को नामांकित किया गया? द एलिफेंट्स विस्पर्स को। और यह ऑस्कर का कौन सा संस्करण है? 95वां। जबकि डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में किस फिल्म को नामांकित किया गया? ऑल दैट ब्रीथ्स। तो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में ऑल दैट ब्रीथ्स को नामांकित किया गया। नेक्स्ट है फ्रांस के एक फुटबॉलर करीम बेंजेमा का निधन हो गया इनके 35वें जन्म दिवस के अवसर पर। तो संन्यास ले लिए। तो फ्रांस के एक फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अपने 35वें जन्म दिवस के अवसर पर क्या किया? इन्होंने संन्यास ले लिया। ये रियल मैड्रिड के कप्तान भी हैं। रियल मैड्रिड के कप्तान थे। साथ ही साथ इन्हें वर्ष 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
बैलन डी ओर पुरस्कार मिला था। कौन? बैलन डी ओर। नेक्स्ट है P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। तो P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, भारतीय नौसेना में शामिल इस विध्वंसक का क्या नाम है? INS मोर्मुगांव। तो P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? INS मोर्मुगांव, जो जिसे कहाँ पे शामिल किया गया? भारतीय नौसेना में। इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने। तो इसका डिजाइन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया। और इसका निर्माण किसने किया? मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड ने। मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड MDL ने। इसकी लंबाई कितनी है? 163 मीटर। इसकी लंबाई है 163 मीटर और चौड़ाई है 17 मीटर। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में। नेक्स्ट है मिसेज वर्ल्ड 2022। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो सरगम कौशल ने। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता सरगम कौशल ने। इस खिताब को जीतने वाली वर्ष 2001 के बाद, वर्ष 2001 में अदिति गोवेत्रकर ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता था। उसके बाद ये दूसरी भारतीय बनी। कौन? सरगम कौशल। सरगम कौशल वर्ष 2021 के अदिति गोवेत्रेकर के बाद इस मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी। ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की। ये कंटेंट राइटर और पेंटर भी हैं। ये क्या है? कंटेंट राइटर और पेंटर भी। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। तो वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स किसने लॉन्च किया? इंडियन गैस एक्सचेंज ने। तो भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स किसने लॉन्च किया? इंडियन गैस एक्सचेंज IGX ने। यह इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा समर्थित है। तो यह जो IGX है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा समर्थित है। और इसका नाम क्या है? इस गैस प्राइस इंडेक्स का नाम है GIXI। GIXI। नेक्स्ट है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? लियो वराडकर। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं लियो वराडकर। ये भारतीय मूल के आयरलैंड निवासी हैं और इन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। ये दूसरी बार बने हैं। कौन? लियो वराडकर, जो कि भारतीय मूल के आयरिश व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। क्या नाम है? कल्याणी फेरेस्टा। और इसे किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और इसका निर्माण किसने किया? पुणे स्थित कल्याणी समूह ने। पुणे स्थित कल्याणी समूह ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? डॉक्टर सुहेल एजाज खान। तो सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत बने हैं डॉक्टर सुहेल एजाज खान। ये 1997 के बैच के IFS अफसर हैं। 1997 के भारतीय विदेश सेवा के अफसर हैं। और ये साथ ही साथ वर्तमान में ये लेबनान गणराज्य के राजदूत हैं। कहाँ के? लेबनान के। डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने किसका स्थान लिया? औसाफ जईद का। किसका? औसाफ सईद का। नेक्स्ट है IPL की नीलामी की गई वर्ष 2022 में। तो IPL की नीलामी की गई वर्ष 2022 में। IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? इंग्लैंड के सैम करन। कितना? कौन? इंग्लैंड के सैम करन। इंग्लैंड के सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा, जो अब तक के सबसे महंगा रेट है। सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदे गए इंग्लैंड के सैम करन। दूसरे महंगे खिलाड़ी रहे कैमरून ग्रीन। कौन? कैमरून ग्रीन। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इस कैमरून ग्रीन को किसने खरीदा? मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने कैमरून ग्रीन को 17.50 करोड़ रुपए में खरीदा।
17.50 करोड़। नेक्स्ट है एमवी गंगा बिलास रिवर क्रूज, जो कि दुनिया का सबसे लंबा एमवी गंगा बिलास रिवर क्रूज। इसे वाराणसी से रवाना किया गया। कहाँ से रवाना किया गया? वाराणसी से। और साथ ही साथ वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया। किसका? टेंट सिटी का। और इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह जो रिवर क्रूज है, कहाँ से कहाँ तक यह रास्ता तय कर रहा है? तो ढाका के रास्ते वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ढाका के रास्ते जाएगा। और इसमें कितने रिवर सिस्टम है? तो कुल यह 27 रिवर सिस्टम को पार करेगा। 27। और यह 51 दिनों की यात्रा रहेगी, जिसमें कुल 3200 किलोमीटर क्या होगा? तो यह क्रूज यात्रा करेगा। कितना? 3200 किलोमीटर एक टर्म में। नेक्स्ट है भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना? तो भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना केरल। कौन बना? केरल। नेक्स्ट है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, इसका निर्माण किसने किया? स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स ने। स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स ने। और इसका नाम क्या है? स्काईवॉक। क्या नाम है? स्काईवॉक। और यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में भी सक्षम है। तो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में भी यह क्या है? तो सक्षम है। इसकी क्षमता 10 किलो के पेलोड ले जाने की है। कितनी? 10 किलो। और इसके रेटेड का क्या नाम है? IP67 रेटेड। IP67 रेटेड। अब है नेस्ले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा? जापान। कौन रहा? जापान। जापान में 193 देशों की फ्री वीजा मिलती है। कितना? 193 देशों की। जबकि दूसरे स्थान पर रहा सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। कौन रहा? सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत कौन से स्थान पर है? तो 85। भारत 85वें स्थान पर रहा। पिछले वर्ष भारत का स्थान था 87। और भारत इस समय 59 देशों की फ्री यात्रा कर सकता है। फ्री वीजा मिल गया है 59 देशों। भारत के पास कितने देशों की फ्री वीजा है? 59। चीन इसमें 66वें स्थान पर है। कौन सा? 66वें स्थान पर। श्रीलंका 100वें स्थान पर है। बांग्लादेश 101वें स्थान पर है। नेपाल 109वें स्थान पर है। जबकि पाकिस्तान 106वां स्थान पर है। पाकिस्तान कौन से स्थान पर है? 106। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 दिया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो RRR का गाना है नाटू नाटू, उसे ही गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का पुरस्कार मिला। RRR फिल्म है जिसका गाना है नाटू नाटू। यह इसका 80वां संस्करण था। कौन सा? 80। इस गाने को किसने कंपोज किया था? MM कीरावानी ने। किसने? MM कीरावानी ने। जबकि यह गीत लिखा गया था चंद्रबोस के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रबोस के द्वारा। और इसको किसने गाया है? राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव ने। तो राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव ने इसे मिलकर गाया है। नेक्स्ट है सलमान राही। अब ये सलमान राही कौन थे? तो ये सलमान राही जो थे ये एक साहित्यकार थे। इम्पोर्टेंट है। तो सलमान राही का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 98 वर्ष में। 98 वर्ष में। ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। कहाँ पे मिला था? जम्मू कश्मीर में।
वर्ष 2007 में। तो वर्ष 2007 में जम्मू कश्मीर में सलमान रही को पहली बार ज्ञानपीठ पहली और अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें भारतीय साहित्य अकादमी भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में सलमान रही को भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? उनके काव्य संग्रह नौरोज के लिए, नौरोज ए सबा के लिए। उनका काव्य संग्रह था नौरोज ए सबा, उसी के लिए इन्हें अर्थात सलमान रही को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961। और इन्हें 2000 ईस्वी में पद्मश्री हासिल हुआ था। वर्ष 2000 में कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? पद्मश्री। जबकि वर्ष 2000 में ही इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप का पुरस्कार मिला। कौन? साहित्य अकादमी फेलोशिप। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 2023। देखिए वैसे तो प्रवासी भारत जो होता है दिवस 9 जनवरी को होता है, क्योंकि महात्मा गांधी इसी 9 जनवरी को कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से परमानेंटली आ गए थे, अर्थात दक्षिण अफ्रीका का प्रवास करके भारत आए थे। तो इसका जो है आयोजन कब से कब तक किया गया? 8 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक। कहाँ पे? इंदौर में। तो प्रवासी भारतीय जो दिवस था उसका आयोजन, इसमें एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया 8 से लेकर 10 जनवरी तक। कहाँ पे? इंदौर में। यह इसका 17वां संस्करण था। कौन? 17वां। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से इसका उद्घाटन किया। किसके? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से। इसमें मुख्य गेस्ट कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के सांसद जेनेवा मैक्रेनहास। कौन? जेनेवा मैक्रेनहास। साथ ही साथ इसमें मुख्य अतिथि किसे घोषित किया गया? मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसमें मुख्य अतिथि थे। कौन? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। विशेष अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो विशेष अतिथि के रूप में आए थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इसका थीम क्या रहा? इम्पोर्टेंट है। तो वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का थीम क्या रहा? तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। और इसी कारण इसमें एक डाक टिकट का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर डाक टिकट का विमोचन किया गया, जिसका नाम है सुरक्षित जाएं, संरक्षित जाएं, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। पीसीबी प्रदर्शनी कहाँ पे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी का योगदान। तो पीसीबी प्रदर्शनी जो हुआ था, अर्थात स्थायी भारतीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसका थीम क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवास का योगदान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवास का योगदान इंपॉर्टेंट है। इसके समापन की बात की जाए तो इसका समापन 10 जनवरी 2023 को हुआ। 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस दिवस के अवसर पर एक भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 भी दिया गया। यह जो प्रवासी भारतीय दिवस है किसकी याद में मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से हमेशा के लिए भारत आ गए थे, तो इसीलिए महात्मा गांधी को सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है। 9 जनवरी 1915 होगा। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी परमानेंटली जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसी कारण 9 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है।
और इस प्रत्येक 2 साल पर इसका आयोजन होता है। वर्ष 2015 से इसका आयोजन वर्ष 2015 से प्रत्येक 2 साल पर आयोजित होता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2003। यह 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था। यह वर्ष 2000 यह जो 17वां था, इसके पहले वाला का जो प्रवासी भारतीय दिवस था वर्ष 2021 का, उसका थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट है भारत का पहला नेट जीरो फूड इनोवेशन प्रोजेक्ट। तो भारत का पहला नेट जीरो फूड टेक इनोवेशन प्रोजेक्ट, इसके लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ? तो इसके लिए अर्थ फर्स्ट फूड वेंचर्स और नई दिल्ली स्थित इन्वेस्टमेंट फंड हंच वेंचर्स के बीच समझौता हुआ। किसके किसके बीच? अर्थ फर्स्ट फूड वेंचर्स और नई दिल्ली स्थित इन्वेस्टमेंट फंड हंच वेंचर्स के बीच समझौता हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ खाद्य उत्पादन के लिए स्मार्ट प्रोटीन सहित नई तकनीक का विकास करना। स्वच्छ खाद्य उत्पादन के लिए स्मार्ट प्रोटीन सहित नई तकनीक का विकास करना। अब है गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया। गैरेथ बेल कौन है? तो वेल्स के स्टार फुटबॉलर हैं जिन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। गैरेथ बेल, इन्होंने 5 बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। कितनी बार? 5 बार। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2022। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2022 किसे दिया गया? पुरुष के लिए दिया गया इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को। पुरुष के क्षेत्र में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को, जबकि महिला के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के एस्ले गार्डनर को। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहां पर होगा? तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना मार्च 2023 तक मेघालय की राजधानी शिलोंग में होगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। नेक्स्ट है फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2022 दिया गया। तो फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2022 के लिए कौन कौन से खिलाड़ी नॉमिनेट हैं, दावेदार हैं? तो एक है अर्जेंटीना का लियोनेल मेसी, फ्रांस के किलियन एम्बापे और अर्जेंटीना के ही नेमार जूनियर। इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल नहीं है। तो फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2022 में कौन कौन से खिलाड़ियों को नामित किया गया है? तो दावेदार में है लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे और नेमार जूनियर, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है अमेरिकी गायक लिसा मैरी प्रेस्ली। इनका 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो अमेरिकी गायक है लिसा मैरी प्रेस्ली, जिनका 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है शरद यादव जो कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कितना वर्ष की उम्र में? 75 वर्ष की उम्र में। ये मधेपुरा के रहने वाले थे। कहाँ के? बिहार के मधेपुरा के। और ये लोकतांत्रिक जनता दल का गठन इन्होंने किया था, अर्थात एलजेडी का गठन किया था। मधेपुरा बिहार की। ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरद यादव के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है जेफ ब्रेक। ये जेफ ब्रेक कौन है? तो प्रसिद्ध रॉक गिटार वादक हैं। प्रसिद्ध रॉक गिटार वादक हैं। इनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कितना? 78 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इन्होंने प्रसिद्ध रॉक बैंड यार्डवर्ड्स के साथ परफॉर्म किया था। किसके साथ? प्रसिद्ध रॉक बैंक यार्डवर्ड के साथ परफॉर्म किया था। और इन्हें 8 बार संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसे ग्रैमी पुरस्कार कहते हैं, वह मिल चुका है। 8 बार ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कर्नाटक के हुबली में। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
इसका थीम क्या रहा? विकसित युवा समृद्ध भारत। विकसित युवा समृद्ध भारत। इसका आयोजन 12 से 16 जनवरी 2022 को किया गया। कब से कब तक? 12 से 16 जनवरी 2022 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था अमृत काल के दौरान राष्ट्र के बेहतर निर्माण में युवाओं की भूमिका और बढ़ाना। तो अमृत काल के दौरान राष्ट्र के बेहतर निर्माण में युवाओं की भूमिका को और बढ़ाना। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक मंच है। यह किस प्रकार का मंच था? एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट है T0I700E। यह T0I700E क्या है? तो यह पृथ्वी के आकार का एक नया ग्रह है जिसको खोजा गया। तो पृथ्वी के आकार का एक नया ग्रह जिसका नाम है T0I700E, उसकी खोज हुई। किसने खोजा? नासा ने। नासा ने ट्रांजिटिंग एक्सप्लोर प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट अर्थात TESS, ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS के माध्यम से इसकी खोज की। नेक्स्ट है UPI पेमेंट। तो विदेशी मोबाइल नंबर से भी अब UPI पेमेंट किया जा सकता है। तो विदेशी मोबाइल नंबर से भी UPI पेमेंट किया जा सकता है। तो यह कितने देशों में लागू हुआ? 10 देशों में। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ओमान, कतर, USA, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और हांगकांग। नेक्स्ट है पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल। अब पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। तो इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के ITR अर्थात इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से किया गया। परीक्षण किसने किया? DRDO ने। इसका परीक्षण DRDO ने किया। और यह इसकी क्षमता कितनी है? तो 500 से 1000 किलोग्राम तक का हथियार ले जाने में यह सक्षम है। वर्ष 2022 का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। वर्ष 2022 का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। अब जो है वर्ष 2022 का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? दिल्ली को। किसे घोषित किया गया? दिल्ली को। इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर हरियाणा का फरीदाबाद, तीसरे नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, चौथे नंबर पर रहा बिहार का पटना। इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। तो चौथे नंबर पर बिहार का पटना, पांचवें नंबर पर बिहार का मुजफ्फरपुर, छठे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नोएडा, सातवें नंबर पर उत्तर प्रदेश का मेरठ, आठवें नंबर पर उत्तर प्रदेश का गोविंदपुर, नौवें नंबर पर बिहार का गया और राजस्थान का जोधपुर ये 10वें नंबर पर रहा। दिल्ली में 99.71 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर क्या है? तो प्रदूषण रहा। वर्ष 2022 में दिल्ली में कितना प्रदूषण रहा? 99.71 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, CPCB ने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। नेक्स्ट है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। तो 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, इसकी शुरुआत कहां से की गई? जयपुर से। जयपुर से। और शुरुआत किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है पोस्ट्रो खाता। पोस्ट्रो खाता क्या है? यह श्रीलंका के 3 बैंकों का विशेष रुपया है। पोस्ट्रो खाता में श्रीलंका के 3 बैंकों का विशेष रुपया है। इस खाते को रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मंजूरी की? समझौता ज्ञापन इंडियन बैंक के साथ। इंडियन बैंक के साथ। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी। अब यह रणजी ट्रॉफी जो है, भारत के खिलाड़ी जिसके द्वारा रणजी ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया, वो कौन है? पृथ्वी शॉ। तो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में भारत के कौन खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया? तो 379 रन बनाया है। किसने? पृथ्वी शॉ ने। किसके खिलाफ? असम के खिलाफ। असम के खिलाफ। इसके पहले जो रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज्यादा रनों का, वह था भाऊ साहेब निम्बालकर, जो 1948 में बनाए थे 443 रन। कितना बनाए थे उन्होंने? महाराष्ट्र के थे भाऊ साहेब निम्बालकर, उन्होंने 1948 में 443 रन बनाया था।
नेक्स्ट है विराट कोहली ने एक नया रिकॉर्ड बनाया 20 शतकों का। तो विराट कोहली ने एक नया रिकॉर्ड बनाया 20 शतक का। सचिन तेंदुलकर के घरेलू सरजमी पर सबसे ज्यादा वनडे शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की। तो सचिन तेंदुलकर ने भारतीय सरजमी पर 20 शतक बनाया था, तो उस 20 शतक का इन्होंने बराबरी कर लिया। किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ। नेक्स्ट है ह्यूगो लॉरिस। ह्यूगो लॉरिस जो कि फ्रांस के फुटबॉलर थे, उन्होंने संन्यास ले लिया। तो ह्यूगो लॉरिस फ्रांसीसी फुटबॉलर, उन्होंने संन्यास ले लिया। ये ह्यूगो लॉरिस वर्ष 2018 में नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। तो ह्यूगो लॉरिस को वर्ष 2018 में नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सुरिंदर चावला। सुरिंदर चावला की नियुक्ति कितने बरस के लिए हुई है? 3 बरस के लिए। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं सुरिंदर चावला। इनकी नियुक्ति 3 बरस के लिए हुई है। इनकी नियुक्ति 197 कम्युनिकेशन के द्वारा हुई, 197 कम्युनिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 2022 कब बनाया गया? 10 जनवरी 2022 को। तो विश्व हिंदी दिवस 2022 10 जनवरी 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है 75वां सेना दिवस। 75वां सेना दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। पहली बार भारत की राजधानी से बाहर यह किया गया। देश की राजधानी से बाहर पहली बार सेना दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? 75वां। कहाँ पे? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। नेक्स्ट है क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियस, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं। क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियस, इन्होंने चेन्नई आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खेलते हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा की। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका के। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियस क्रिकेट से संन्यास ले लिए, जो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते थे। नेक्स्ट है ऑस्कर 2023। ऑस्कर 2023। अब ऑस्कर 2023 में भारत के कितने फिल्मों ने जगह बनाई? 5। कौन कौन? 5। ये कौन कौन सी फिल्म है? RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स, कंटारा और छेल्लो शो। तो भारत की 5 फिल्मों ने ऑस्कर 2023 के नॉमिनेशन, ऑस्कर 2023 पाने के लिए जगह बनाई। कौन? RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स, कंटारा और छेल्लो शो। छेल्लो शो एक गुजराती फिल्म है। यह किसके द्वारा जारी किया गया? यह नॉमिनेशन जारी किया गया द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। नेक्स्ट है यूएन पीस कीपिंग मिशन। यूएन पीस कीपिंग मिशन। अब ये यूएन पीस कीपिंग मिशन क्या है? तो इस मिशन के तहत भारत के किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की जाएगी? दक्षिण सूडान और सूडान के बॉर्डर का क्षेत्र अबेई में। तो यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत दक्षिण सूडान और सूडान के बॉर्डर का क्षेत्र अबेई में भारत की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती होगी। नेक्स्ट है बेलिंडा क्लार्क। बेलिंडा क्लार्क कौन है? ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान है और इनकी एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इनकी एक कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुनील बाबू। अब ये सुनील बाबू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म इंडस्ट्री से। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे, जिनका 50 बरस की उम्र में निधन हो गया। और इन्होंने अभी जो एक नई मूवी आई है सीतारामम, उसमें इन्होंने काम किया था। तो सीतारामम में काम करने वाले फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे नायक, जिनका नाम है सुनील बाबू, उनका 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पंजाब में। कहाँ पे किया गया? पंजाब में।
इसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। पंजाब के किस स्थल पे इसका उद्घाटन किया गया? पंजाब के किस स्थल पर इसका उद्घाटन किया गया? तो नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली में। और भी उद्घाटन किए गए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अर्थात IFANS की भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अर्थात बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? SS राजामौली को। SS राजामौली की फिल्म थी RRR। इसे वर्ष 2023 में 2 गोल्डन ग्लोब में नामांकन किया गया। तो SS राजामौली की एक फिल्म है RRR, इसे वर्ष 2023 में 2 गोल्डन ग्लोब में नामांकन किया गया। नेक्स्ट बेली सस्पेंशन ब्रिज। अब ये बेली सस्पेंशन ब्रिज क्यों चर्चा में रहा? तो इसका उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर इसका उद्घाटन किया गया? चिनाब नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 240 फुट। इसकी ऊंचाई है 240 फुट। और इसका निर्माण किसने किया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अर्थात सीमा सड़क संगठन ने। नेक्स्ट है अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल। तो अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह ने। इसी के साथ अनाहत सिंह 2 खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई। कौन 2 खिताब जीतने वाली? ये जो ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल है, इन्होंने यह दूसरी बार जीता। और यह खिताब 2 बार जीतने वाली ये दूसरी भारतीय बनी। इन्होंने किसे पराजित किया? मिस्र के सोहेला हुजैम को। इन्होंने मिस्र के सोहेला हुजैम को पराजित किया। इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया। कहाँ पे? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ब्रिटिश जूनियर ओपन में अनाहत सिंह का यह तीसरा खिताब था। कौन सा? तीसरा खिताब था। नेक्स्ट डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 दिया गया। तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022, इसमें नागरिकों की डिजिटल अधिकारिता कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड दिया गया। किसे? कृषि मंत्रालय की प्रमुख पहल ई-नाम को। तो कृषि मंत्रालय की प्रमुख पहल ई-नाम को नागरिकों की डिजिटल अधिकारिता कैटेगरी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के तहत कौन सा पुरस्कार मिला? प्लेटिनम पुरस्कार। यह इसका कौन सा संस्करण था? 7वां। यह इसका 7वां संस्करण था। और इस पुरस्कार को किसने दिया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है सियाचिन बैटलफील्ड। अब ये सियाचिन बैटलफील्ड क्या है? तो इस फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी? शिवा चौहान। तो सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर बनी शिवा चौहान। और यह जो सियाचिन बैटलफील्ड है 15,632 फीट ऊंचा है। 15,632 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023। तो संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसे मिला? जग्गा मिशन को। यह दूसरी बार मिला। जग्गा मिशन को दूसरी बार मिला। यह झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाने वाला एक कार्यक्रम है जग्गा मिशन। और यह उड़ीसा राज्य की पहल है। यह जग्गा मिशन किस राज्य की पहल है? उड़ीसा की। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कुलदीप सिंह पठानिया। किस पार्टी से है? तो कांग्रेस पार्टी से। तो कुलदीप सिंह पठानिया जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, इन्हें हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया। ये हिमाचल प्रदेश के 5 बार विधायक रह चुके हैं। कितनी बार? 5 बार। नेक्स्ट है डोमेस्टिक इंपोर्टेंट सिस्टमिकली बैंक 2021।
तो डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट सिस्टमिकली बैंक 2021, इसमें कौन कौन से बैंक को शामिल किया गया? 3 बैंकों को, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। तो एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट सिस्टमेटिकली बैंक 2021 में शामिल किया गया। यह किसके द्वारा जारी किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के अल नासर नामक एक फुटबॉल क्लब से जुड़ गए हैं। तो सऊदी अरब के अल नासर नामक फुटबॉल क्लब से कौन जुड़े हैं? पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट अर्थात हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना। तो हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना, इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। और इसकी शुरुआत किसने की? एनटीपीसी और गुजरात गैस निगम लिमिटेड ने। एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड ने। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को किया। यह किसकी सप्लाई के लिए तैयार किया गया? तो यह आदित्य नगर सूरत में एनटीपीसी के कवाश टाउनशिप के घरों में N2NG की सप्लाई के लिए इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जगह पे की गई है? टीकमगढ़ जिले की बखपुरा पंचायत में। तो मध्य प्रदेश के किस स्थल पर इस मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की शुरुआत की गई? तो टीकमगढ़ जिले की बखपुरा पंचायत में। इस योजना में 120 करोड़ रुपए के आवासीय प्लॉट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कितना? 120 करोड़ रुपए के आवासीय प्लॉट का निःशुल्क वितरण। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कि यूरो जो कि करेंसी है, यूरोप की मुद्रा है, तो उसे अपनाने वाला नया देश कौन बना? क्रोएशिया। और यह 20वां देश बना। तो यूरो जो कि यूरोप महादेश की करेंसी है, उसे अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? क्रोएशिया। और पहले इस क्रोएशिया की जो मुद्रा थी वो क्या थी? कूना। कौन थी? कूना। अब क्रोएशिया की नई मुद्रा कौन हो गई? यूरो। यह 20वां देश बना। नेक्स्ट है भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने कौस्तव चटर्जी। साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर भी बने। कौस्तव चटर्जी पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर भी बने। किस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने इस 78वें ग्रैंड मास्टर का खिताब पाया? तो नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में। इसके पहले जो 77वें ग्रैंड मास्टर थे कौन थे? आदित्य मित्तल। नेक्स्ट है संगेन जोन। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वीजा जोन है और इसमें शामिल होने वाला नया देश कौन बना? क्रोएशिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वीजा जोन जिसे संगेन जोन कहते हैं, तो इसमें शामिल होने वाला नया देश कौन बना? क्रोएशिया। नेक्स्ट है ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति कौन बने? लूला डा सिल्वा। तो ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने लूला डा सिल्वा। ये दोबारा बने हैं, इसके पहले भी वही थे। नेक्स्ट है हेड ऑफ फैमिली। इसके आधार पर ऑनलाइन एड्रेस अपडेट की सुविधा प्रदान करने वाला संस्थान कौन बना? UIDAI। किस लिए? इसके आधार पर कोई भी नागरिक घर की मुखिया की सहमति से अपने आधार एड्रेस को अपडेट करा सकता है। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
की मंजूरी दी गई और इसकी अध्यक्षता किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके लिए प्रारंभिक परिव्यय कितना किया गया? 19,744 करोड़ रुपए। तो इसके लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए किया गया, जिसमें साइट कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपए, पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 14,66 करोड़ रुपए, अनुसंधान और विकास टास्क के लिए 400 करोड़ रुपए, जबकि अन्य कार्यों के लिए 388 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। भारत का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया? भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया कि वर्ष 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश किया जाएगा और 5 मिलियन मीट्रिक टन का ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। अब सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है? यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कितने रुपए का सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा कितने रुपए का? 16,000 करोड़ रुपए का, 8-8 हज़ार करोड़ रुपए की 2 किस्तों में। और इसके लिए नीलामी 26 जनवरी 2023 को की जाएगी, पहली किस्त, और दूसरी किस्त 9 फरवरी 2023 को की जाएगी। नेक्स्ट है, पानी से माइक्रो प्लास्टिक को फिल्टर करने की नई तकनीक की खोज की गई। किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों के द्वारा। यह 10 सेकंड में इसको खोज कर देगा। तो पानी से माइक्रो प्लास्टिक को फिल्टर करने की नई तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई? दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों के द्वारा। यह 10 सेकंड में जो है माइक्रो प्लास्टिक को फिल्टर कर देगा। नेक्स्ट है, संवेद शिखर जी। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा पर्यटक क्रियाकलाप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो झारखंड का पर्वत है संवेद शिखर, जहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा पर्यटक क्रियाकलाप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये जैन धर्म से संबंधित संवेद शिखर शायद पार्श्वनाथ से संबंधित है, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इन्हीं पर, इसी पर्वत पर उन्होंने अपना जो है त्याग दिया था, शरीर का देह त्याग किया था। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने पर्यटक क्रियाकलाप पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है, FSSAI का इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। FSSAI का इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन किसे मिला? वाराणसी कैंट स्टेशन को। तो FSSAI का राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन वाराणसी कैंट स्टेशन को मिला। इसमें इसे 5 स्टार रेटिंग मिला। कौन सा? 5 स्टार। और यह इसका जो रेटिंग है कब तक वैधता रहेगा? 26 दिसंबर 2024 तक। 26 दिसंबर 2024 तक। नेक्स्ट है स्टीव स्मिथ। अब स्टीव स्मिथ क्यों है चर्चा में? क्योंकि इन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन के 29 टेस्ट शतक का रिकॉर्ड तोड़कर 30 टेस्ट शतक बना दिया। तो डॉन ब्रैडमैन के पास कितना टेस्ट का शतक था? 29। और उन्होंने, स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इन्होंने 30 टेस्ट शतक लगा दिया। और मैथ्यू हेडन जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, उनके साथ संयुक्त रूप से आ गए। मैथ्यू हेडन के नाम भी 30 टेस्ट शतक है। और यह कारनामा स्टीव स्मिथ ने किसके खिलाफ किया? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जिसका सबसे अधिक टेस्ट में शतक किसका है? रिकी पोंटिंग, 41। तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे अधिक टेस्ट में शतक किसका है? रिकी पोंटिंग का, 41। जबकि विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे अधिक टेस्ट में शतक है 51 शतक भारत के सचिन तेंदुलकर के नाम। साथ ही साथ विशेष क्लब में शामिल होने वाले ये बल्लेबाज भी बन गए उस्मान ख्वाजा। इस रिकॉर्ड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के एक और बल्लेबाज जिनका नाम है उस्मान ख्वाजा, ये विशेष क्लब में शामिल होने वाले बल्लेबाज बन गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने लगातार तीसरी टेस्ट शतक सिडनी ग्राउंड में बना दिया। सिडनी ग्राउंड में लगातार तीसरा टेस्ट शतक बनाया। नेक्स्ट, हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवा। हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवा, इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। अगस्त 2024 तक ओडिशा के हर गांव तक फाइबर सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी। ओडिशा का लक्ष्य ये है कि अगस्त 2024 तक ओडिशा के हर गांव में
फाइबर सेवाएं उपलब्ध कराना। और इसकी शुरुआत किसने की? केंद्रीय संचार, आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है CMIE की नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई वर्ष 2022 की। तो CMI की नवीनतम रिपोर्ट वर्ष 2022 की जारी की गई। इसके अनुसार दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? हरियाणा में। कितना? 37.4%। हरियाणा में 37.4%। दूसरे स्थान पर है राजस्थान, जहाँ पे 28.5% है बेरोजगारी, और दिल्ली में 20.8%। यह तीसरे नंबर पर है। CMI का पूरा नाम क्या है? CMIE का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी। भारत की बेरोजगारी दर की बात की जाए तो 16 महीने के उच्च स्तर पर 8.3% पर रही। 16 महीने के उच्च स्तर पर 8.3% पर। नेक्स्ट है पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अर्थात प्रिया, इसका उद्घाटन किसने किया? नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने। पुष्पकमल दहल प्रचंड ने। इस किसके समर्थन में इसका उद्घाटन किया गया? चीन के समर्थन में। चीन ने इसके उद्घाटन में समर्थन किया। और यह नेपाल का कौन सा हवाई अड्डा बना? तीसरा। नेपाल का तीसरा हवाई अड्डा बना। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार अर्थात PBSA किसे मिला? गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली को। तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली को मिला। ये इसमें कुल 27 लोगों को पुरस्कार दिया गया। कितने? 27 लोगों को। प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला यह एक सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? उमरान मलिक। तो सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज बने उमरान मलिक। इन्होंने 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंका। इन्होंने जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद फेंका था। नेक्स्ट है सलमान खासबुलोतोव। सलमान खासबुलोतोव का निधन हो गया। ये कौन थे? तो पूर्व सुप्रीम सोवियत चेयरमैन थे। तो पूर्व सुप्रीम सोवियत चेयरमैन रुसलान खासबुलोतोव का निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ? 80 वर्ष की उम्र में। 80 वर्ष की उम्र में। इन्होंने चेचन्या शांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चेचन्या शांति में। नेक्स्ट है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हांगजू जिन। तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हांगजू जिन। कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। नेक्स्ट है 18वां राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी। तो 18वां राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? राजस्थान में। किसने किया उद्घाटन? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता दोनों का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। तो वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? कजाकिस्तान के अलमाटी में। कजाकिस्तान के अलमाटी में। नेक्स्ट है 108वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस। तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। और इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है बिहार का स्टेट आइकन 2022 किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। तो बिहार का स्टेट आइकन 2022 मैथिली ठाकुर को दिया गया। किसे? मैथिली ठाकुर के। ये जो है बिहार की लोक गायिका हैं, साथ ही साथ मधुबनी जिले की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और वर्ष 2021 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यह किसके द्वारा दिया जाएगा? भारत के चुनाव आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई। कब? 3 जनवरी 2023 को।
तो भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती कब मनाई गई? 3 जनवरी 2023 को। सावित्री बाई फुले का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1831 को। ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी थी सावित्री बाई फुले। 3 जनवरी 1831 को जन्म हुआ था महाराष्ट्र के एक गांव जिनका नाम था नायगांव, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, नायगांव में, महाराष्ट्र में। तो इसी कारण 3 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव, और इसका आयोजन उड़ीसा के बरगढ़ शहर में किया गया। उड़ीसा के बरगढ़ शहर में। इसकी शुरुआत 1947-48 से की गई थी। कब? 1947-48 से। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद परिषद के वर्ष 2023 के पहले 6 महीने के लिए अध्यक्षता किसे मिला? स्वीडन को। यह तीसरी बारी से मिला है। तो यूरोपीय संघ परिषद के वर्ष 2023 के पहले 6 महीने के लिए अध्यक्षता किसे मिला है? स्वीडन को, तीसरी बार। स्वीडन ने यह पद 1 जनवरी 2023 से संभाला। कब से? 1 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? वैध करार दिया है। वैध अर्थात ये सही था। इसकी वैध करार देने के लिए अध्यक्षता किसने किया? जस्टिस S.A. नजीर ने। जस्टिस S.A. नजीर ने। जस्टिस S.A. नजीर ने। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, अब ये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, इस राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, पशुओं का पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? गुजरात के अमरेली में। तो पशुओं का पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात IVF मोबाइल यूनिट की स्थापना गुजरात के अमरेली में किया गया। इसके लिए भारत सरकार, किसके संयुक्त उद्यम से इसका निर्माण किया गया? भारत सरकार। तो भारत सरकार के संयुक्त उद्यम से इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, स्टे ऑफ ऑनलाइन अभियान। स्टे ऑफ ऑनलाइन अभियान किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो स्टे ऑफ ऑनलाइन अभियान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। इसे G20 प्रेसिडेंसी के तहत लॉन्च किया गया। किसके तहत? G20 प्रेसिडेंसी के तहत। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस अर्थात G20 DIA का भी लॉन्चिंग किया। किस लिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? अर्थात अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी। इन्होंने किसका स्थान लिया? BK त्रिपाठी का। इन्होंने BK त्रिपाठी का स्थान लिया। नेक्स्ट है, कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला ऐप किसने लॉन्च किया? MyPlan8 ने। तो कार्बन फुटप्रिंट से सेंसिटाइज करने वाला ऐप किसने लॉन्च किया? MyPlan8 ने। नेक्स्ट है, डेविड वार्नर। ये चर्चा में क्यों रहे? डेविड वार्नर चर्चा में क्यों रहे? ये ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं डेविड वार्नर। इन्होंने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगा दिया और इस प्रकार ये दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए
जो अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया। इसके पहले जो बल्लेबाज थे रिकी पोंटिंग, वो भी ऑस्ट्रेलिया के थे, जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया था। साथ ही साथ डेविड वार्नर ने और भी कीर्तिमान बनाया, जैसे कि 8000 टेस्ट रन पूरा करने वाले ये 8वें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए। तो इसी के साथ साथ 8000 टेस्ट रन बनाने वाले डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के 8वें खिलाड़ी बन गए। 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले ये दुनिया के 10वें बल्लेबाज बन गए। साथ ही साथ इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट के साथ ये एक विशेष क्लब में भी शामिल हो गए। नेक्स्ट है पहला 3D प्रिंटेड हाउस। पहला 3D प्रिंटेड हाउस, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में। और इसका उद्घाटन किसने किया? भारतीय थल सेना अर्थात इंडियन आर्मी ने। इसका निर्माण किसने किया? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने MIECOB के सहयोग से। इसे किस मानक पर, यह किस मानक पर आधारित है? ग्रीन जोन मानक और जोन 3 अर्थक्वेक मानक के आधार पर। ग्रीन जोन मानक और जोन 3 अर्थक्वेक मानक के आधार पर। नेक्स्ट है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? दूसरी बार बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है ICC पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। इसमें कौन कौन से खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है अर्थात नामित किया गया है? तो ICC पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए कौन कौन से खिलाड़ियों को नामित किया गया है? एक सूर्य कुमार यादव जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, उसके बाद मोहम्मद रिजवानी जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, सिकंदर राजा जो कि जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं, और इंग्लैंड के सैम करन को। नेक्स्ट है ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। इसमें कौन कौन से खिलाड़ियों को नामित किया गया है? तो ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में शॉर्ट लिस्ट कौन कौन से खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? तो भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को। और महिला के क्षेत्र में किसे? महिला क्रिकेटरों को, 2 महिला क्रिकेटरों को, एक रेणुका सिंह और दूसरा यास्तिका भाटिया। रेणुका सिंह और यास्तिका भाटिया। एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया, किसके द्वारा? सर्बिया के द्वारा। तो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में सर्बिया के द्वारा एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट है कि G20 राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर नई दिल्ली में लॉन्च किया। साथ ही साथ पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर का भी लॉन्चिंग किया। और इसके लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ? तो IIT BHU और उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा। IIT BHU और उपभोक्ता मामले के विभाग के साथ। नेक्स्ट है G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर और इन चीफ कौन बनेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया। तो इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ कौन बनेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया। नेक्स्ट है विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? उत्तराखंड के टिहरी में। तो विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी की स्थापना उत्तराखंड के टिहरी में की गई। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन। यह किस मिसाइल का है? ब्रह्मोस का। किसका? ब्रह्मोस का। यह परीक्षण किसने किया? भारतीय वायुसेना ने
और इसका परीक्षण किस एयरक्राफ्ट से किया गया? इसका परीक्षण Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से किया गया, 5U-30 MKI एयरक्राफ्ट से। और इसका टेस्ट कहाँ पर किया गया? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और इसका निर्माण किसने किया? DRDO और रूस के NPO मैसिनो ट्रोयोनिया ने, रूस के NPO मैसिनो ट्रोयोनिया ने। यह ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर। नेक्स्ट है G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय अर्थात S20। तो G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय जिसका नाम क्या है? S20। यह किस संस्थान का नाम रखा गया है? IISc बेंगलुरु का, IISc बेंगलुरु का। इस S20 2023 की थीम क्या है? इस S20 2023 की थीम है अभिनव और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान, अभिनव और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान। नेक्स्ट है दक्ष। ये दक्ष क्या है? तो किस संस्था के द्वारा यह संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल जारी किया गया है जिसका नाम क्या है? दक्ष। इस भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल का हस्तांतरण कब से किया गया है? 1 जनवरी 2023 से। इसके परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य है रिपोर्टिंग में सुधार लाना, दक्षता में वृद्धि करना और भुगतान धोखाधड़ी निगरानी प्रक्रिया को संचालित करना। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग का नोडल मंत्रालय किसे बनाया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को ऑनलाइन गेमिंग का नोडल मंत्रालय बनाया गया है। नेक्स्ट है पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष हैं, CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष हैं। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76(2) के तहत हुई है, अनुच्छेद 76(2) के तहत। नेक्स्ट है ब्राजील फुटबॉल आइकन पेले का निधन हो गया। तो ब्राजील के फुटबॉल आइकन कहे जाने वाले पेले का निधन हो गया कितनी बरस की उम्र में? 82 बरस की उम्र में, 82 बरस की उम्र में। कहाँ पे निधन हुआ? साओ पोलो में, साओ पोलो में। 3 बार के विश्व कप विजेता रहे, 1958, 1962 और 1970। तो 1958, 1962 और 1970 में ये फुटबॉल के विश्व कप विजेता रहे। नेक्स्ट है ई स्पोर्ट्स। तो ई स्पोर्ट्स क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा इसे मेन लाइन स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता मिली। तो ई स्पोर्ट्स को भारत सरकार के द्वारा मेन लाइन स्पोर्ट इवेंट के रूप में मान्यता मिली। किस अनुच्छेद के तहत मान्यता मिली इसे? अनुच्छेद 77(3) के तहत, अनुच्छेद 77(3) के तहत। नेक्स्ट है कि बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड का पुरस्कार मिला UIDAI को, UIDAI को, जो कि आधार निर्माण करने का एक ऐप है। और यह अवार्ड किसने दिया? डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। इस अवार्ड का नाम क्या है? बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड, बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड। यह अवार्ड क्यों दिया गया? डेटा को सुरक्षित रखने के कारण। चूंकि UIDAI सभी डेटा को सुरक्षित रखता है, इसी कारण इसे बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड का पुरस्कार मिला। विषय क्या रहा इसका? तो भारत में लंबे समय से UIDAI, इसका विषय रहा भारत में लंबे समय से UIDAI। नेक्स्ट है टाइप सर्टिफिकेशन और RPTO अप्रूवल। तो टाइप सर्टिफिकेशन और RPTO अप्रूवल, स्वदेश रूप से निर्मित देश के पहले किसान ड्रोन को इस सर्टिफिकेशन से मंजूरी मिली। किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात DGCA को। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात DGCA के द्वारा स्वदेश रूप से निर्मित
देश के पहले किसान ड्रोन को टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ अप्रूवल का मंजूरी मिला। इसका निर्माण किसने किया था? गरुड़ एरोस्पेस ने। गरुड़ एरोस्पेस ने। आरपीटीओ का पूरा नाम क्या है? रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, एक तारे का नाम रखा गया है किसके नाम पर? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नाम रखा गया है। यह जो है तारा 392.01 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। कितना प्रकाश वर्ष दूर है? 392.01 प्रकाश वर्ष। यह सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट है, पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर एलिंडा गुएरा को। डॉक्टर एलिडा गुएरा को, जो कि क्यूबा की एक सोशल एक्टिविस्ट है। क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट है। नेक्स्ट है, हीराबेन मोदी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी हैं, जिनका निधन हो गया 100 वर्ष की उम्र में। तो 100 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन मोदी का निधन हो गया। नेक्स्ट है, भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ। कब से? 29 दिसंबर 2022 से। तो 29 दिसंबर 2022 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ, अर्थात फ्री ट्रेड अलायंस FTA। नेक्स्ट है, नितिन मनमोहन, जो कि फिल्म निर्माता थे, उनका 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो फिल्म निर्माता नितिन मनमोहन का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है, मांगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। मांगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भारत के द्वारा भूटान को हैंड ओवर किया गया। भारत के द्वारा भूटान को हैंड ओवर किया गया। इसकी क्षमता कितनी है? तो 720 मेगावाट। इसकी क्षमता है 720 मेगावाट। और यह किसे सौंपा गया? तो भूटान की डुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को। भूटान की डुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को। नेक्स्ट है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम अर्थात NMMS, यह किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल। ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसे 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। 1 जनवरी 2023 से। इस तिथि से मनरेगा के कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज करनी होगी, इसीलिए यह नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया गया है। तो ये तो था हमारा नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स का यह पहला भाग। अमूमन यह 2 से 3 भाग में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल का करंट अफेयर्स जो आने वाले CGL और BPSC एग्जाम के लिए या अन्य BPSC एग्जाम के लिए जो पूरा वर्ष 2022 का करंट अफेयर्स होगा, वह कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। A to Z, इससे बाहर कहीं भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। इसका जो PDF है वह टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है A-Edu, इस पर भेज दिया जाएगा, भेज दिया गया है। और बाकी जो यह 2022 का है, जो नवंबर और दिसंबर का है, इसका भी PDF उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो पूरे 1 बरस का करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ A-Edu के साथ। और इसके बाद अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जो NCERT का साइंस है, तो कंटिन्यू वही साइंस चलेगा। साथ ही साथ एक तरफ हम लोग का इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का भी वीडियो चलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग इसमें नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें और अन्य दोस्तों को भी इसको शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।